ये है यूरोप, वो कॉन्टिनेंट जिसने एक टाइम पर पूरी दुनिया पर राज किया है। बट यू वॉन्ट बिलीव कि दशकों से एक परिवार ऐसा है जो इस पूरे यूरोप पर कब्जा करता है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज से लेकर बैंक्स, पॉलिटिशियंस, इन्वेस्टर्स और यहां तक कि डिप्लोमैट्स तक आज इनके इशारों पर काम करते हैं। ये न केवल जियोपॉलिटिक्स में बड़े बड़े देशों की सरकार गिनाने का दम रखते हैं, बल्कि अमेरिका के व्हाइट हाउस से लेकर यूनाइटेड नेशंस तक हर जगह इस फैमिली के लोगों ने अपना इन्फ्लुएंस जमाया है। पैसा आज इस परिवार के पास इतना ज्यादा है कि एलोन मस्क, जेफ बेजोस की कुल नेटवर्थ भी इनके सामने फीकी लगती है। और कमाल है कि इतनी बड़ी इन्फ्लुएंस होने के बाद भी ना तो इस सीक्रेट परिवार के बारे में कोई जानता है और ना ही किसी रिचेस्ट बिलियनियर की लिस्ट में इनका नाम है। कई लोगों ने तो इस परिवार का आज तक नाम भी नहीं सुना। वहीं कुछ को लगता है कि शायद ये लोग खुद दुनिया के सामने आना ही नहीं चाहते, तभी तो ना लोगों ने इन्हें कभी देखा है और ना ही इनके बारे में किसी मीडिया में सुनने को मिलता है। लेकिन इन सब में एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर कैसे इतनी बड़ी बिलियनर फैमिली जो इतने सालों से पूरे यूरोप को अपनी मुट्ठी में रखते आए हैं, वो असल में कैमरे की नजरों से बचे हुए हैं? क्या ये पीछे से सच में पूरे यूरोप को कंट्रोल में रखते हैं? और अगर हाँ, तो आखिर कैसे ये प्राइवेसी मेंटेन करते हुए इतनी रिच और पावरफुल हो गई है? जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। पूरे यूरोप को इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली और पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल करने वाली ये फैमिली वॉलेनबर्ग है। ये नाम अब आपके लिए जरूर नया होगा, लेकिन 700 बिलियन की एक बड़ी संपत्ति के साथ ये वो शतरंज का खेल खेल रहे हैं जो आम लोगों की नजर से बहुत दूर है। आलम तो ये है कि कोविड में लगाई गई एस्ट्राजेनेका वैक्सीन से लेकर दुनिया में लगी कई जंगों में इनका कोई ना कोई लिंकअप जरूर मिलता है। और केवल सरकार ही नहीं, बल्कि कई बड़े ऑफिशियल्स इनके सामने सर झुकाते हैं। अब ये सब इन्होंने कब और कैसे डेवलप किया है, ये सब समझने के लिए चलिए शुरू से शुरू करते हैं। साल था 1837 और समय चल रहा था एक बड़े क्राइसिस का। जी हाँ, अमेरिका में तब रियल एस्टेट की कमर टूट गई थी। बैंक्स धड़ल्ले से बैंकरप्ट हो रहे थे और इन्फ्लेशन इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि आम लोगों के लिए चीजें खरीदना भी मुश्किल हो गया था। आलम तो ये था कि जो बिजनेस चल भी रहे थे उनके डूबने का डर बना हुआ था, क्योंकि कॉटन के प्राइसेस इतने तेजी से गिरे थे कि और बेरोजगारी बढ़ रही थी। कुल मिलाकर अमेरिका में हालात ठीक नहीं थे, क्योंकि अब जनता भी फ्रस्ट्रेट हो रही थी और किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा आखिर हो क्यों रहा है। खुद अमेरिका के बैंक भी इससे निकलने की गुत्थी नहीं सुलझा पा रहे थे। मगर एक आदमी था जिससे अमेरिका में चल रहा ये पूरा पैनिक साफ साफ समझ में आ रहा था। वो समझ रहा था कि क्यों अमेरिका की ये हालत हो रही है और उसे क्या ऐसा करना है कि आगे ये क्राइसिस ना आए। ये था एंड्रे ऑस्कर वॉलेनबर्ग, एक नेवी ऑफिसर जो तब अमेरिका में लेफ्टिनेंट के रूप में पोस्टेड था और इस पूरे क्राइसिस को वो अपनी आंखों से होता हुआ देख रहा था। दरअसल एंड्रे वॉलेनबर्ग रह तो अमेरिका में रहा था, लेकिन था वो एक स्वीडिश ऑफिसर। उसका जन्म 19 नवंबर 1816 को स्वीडन के लिंकपिंग शहर में हुआ था और यही वो शख्स था जिसने वॉलेनबर्ग के परिवार की नींव रखी थी और इसके फॉर्च्यून को डिसाइड किया था। अब क्योंकि वो एक प्रीस्ट के घर में पैदा हुए थे, इसलिए बचपन से ही उनकी एजुकेशन का लेवल बेस्ट था। इसी के चलते साल 1837 में उन्होंने दुनिया एक्सप्लोर करने के मकसद से नेवी को ज्वाइन किया था और किस्मत से 21 साल की उम्र में ही एंड्रयू यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में थे, जहां उनके सामने ये बड़ा क्राइसिस था। और तब तक वो ये भी नहीं जानते थे कि यही घटना उनका फेट डिसाइड करने वाली है। दरअसल इस क्राइसिस को काफी समय तक जांचने के बाद एक बात तो एंड्रयू के समझ में आ गई थी कि एक्चुअल में ये क्राइसिस अमेरिकन बैंक्स की वजह से आया था, क्योंकि पूरी अमेरिकन इकोनॉमी उस वक्त ज्यादातर बैंक ऑफ इंग्लैंड पर डिपेंडेंट थी और अमेरिका में ऐसी बहुत सी इंडस्ट्रीज थी जिसमें अमेरिकन बैंक्स के बजाय बैंक ऑफ इंग्लैंड का पैसा इन्वेस्ट होता था। इसलिए जब अमेरिका में लगातार 2 बार क्रॉप फेलियर हुआ तो उस कंडीशन में बैंक ऑफ इंग्लैंड को काफी घाटा हुआ और उन्होंने अमेरिका से अपना हाथ वापस खींच लिया और जिससे अमेरिका में भी भारी आर्थिक तंगी आ गई। इसी से एंड्रयू समझ गए थे कि आखिर वो कौन सी गलती है जो किसी भी बैंक्स को नहीं करनी चाहिए। वो अपनी इसी नॉलेज के साथ उन्हें पैसा कमाने की एक बड़ी अपॉर्चुनिटी भी दिखाई दी, जो कहीं ना कहीं ब्रिटेन और उनके अपने देश भी मिस कर रहे थे। दरअसल वॉलेनबर्ग ने ये यहाँ पर नोटिस किया कि यूरोप में जितने भी बैंक्स तब थे वो काफी घिसे पिटे तरीके से चलते थे
इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी कि एक जगह से दूसरी जगह पैसा भेजना बहुत मुश्किल था। इसी के साथ इंटरेस्ट रेट्स भी बहुत ही लो था और सबसे बढ़कर स्वीडिश बैंक्स किसी भी इंडिविजुअल या कंपनी को लोन नहीं देती थी। मतलब उस पॉइंट ऑफ टाइम पर बैंक्स सिर्फ एक लॉकर या फिर तिजोरी के तौर पर काम कर रहे थे, जबकि ये वो टाइम था जब स्वीडन में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्पीड पकड़ रहा था। मल्टीनेशनल कंपनीज तेजी से लॉन्च हो रही थी, स्वीडन की इकोनॉमी जबरदस्त बूम कर रही थी और रेल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी तेजी से डेवलप हो रहा था। मगर इन अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने के बजाय स्वीडिश बैंक्स केवल पैसे को सेव करने पर ध्यान दे रहे थे, जबकि उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि लोन ना देने की वजह से वो इन सारी अपॉर्चुनिटीज को मिस कर रहे थे। अब देखिए, बैंक्स बहुत पावरफुल होते हैं, इतने पावरफुल कि ये पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं और उनके पास ये पावर आती है उनके बिजनेस मॉडल से। और अगर आप सोच रहे हैं कि बैंक्स का बिजनेस मॉडल क्या है, तो साहब दरअसल बैंक्स आपके दिए हुए पैसे को आगे किसी और इंसान या कंपनी को लोन देते हैं और फिर उस पर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, जो कि उनका प्रॉफिट होता है। फॉर एग्जाम्पल, दो लोग हैं, अब इन दोनों में से एक ने 1000 सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करवाए हैं और बैंक उस 1000 पर मुझे 5% इंटरेस्ट देता है, लेकिन फिर बैंक वही 1000 आगे दूसरे इंसान को लोन देता है और उससे 10% इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। इस तरह बैंक को 5% इंटरेस्ट की बचत होती है और ये वही उसका प्रॉफिट है। मगर अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि उस वक्त स्वीडिश बैंक्स ये लोन देने का काम बहुत लिमिटेड स्केल पर कर रहे थे और लोगों को सिर्फ डिपॉजिट की फैसिलिटी ही दे रखी थी और इस तरह प्रॉफिट कमाने की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी मिस कर रहे थे। बस इसी का फायदा उठाकर एंड्रे ने एक अच्छा खासा मॉडल बनाया और 1856 में स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम्स में अपना बैंक खोला, जिसका नाम था स्टॉकहोम्स एनस्किल्डा बैंक। उस समय में आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये पहला ऐसा बैंक था जिसने पहली दफा स्वीडन में लोगों को ये ऑप्शन भी दिया कि वो अपना पैसा इस बैंक में डिपॉजिट करें और बदले में उनकी सेविंग्स पे एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। स्वीडन के लोगों के लिए ये एक बिल्कुल नई चीज थी, बिकॉज उनके नजदीक तो बैंक का काम तो सिर्फ यही था कि वो आपके पैसे को सेव रखें, जैसे कोई लॉकर या तिजोरी। पर अब उन्हें अपनी सेविंग्स पर प्रॉफिट मिल रहा था, तो जाहिर था साहब कि इससे लोगों का ऐसे बैंक्स में तो आना बनता ही था। इसलिए जल्द ही वहां ऐसे लोगों का एक हजूम लग गया जो अपनी जिंदगी भर की सेविंग्स लेकर बैंक में डिपॉजिट करवाने लगे। अब क्योंकि तब यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन का बूम था, इसलिए बहुत से बिजनेसमैन ने भी यहां पर आकर लोन लेना शुरू कर दिया। मतलब अब मामला कुछ ऐसा था कि वॉलेनबर्ग एक तरफ से आम लोगों की सेविंग्स पकड़ रहा था और फिर वही सेविंग्स आगे इंडस्ट्रियलिस्ट और बड़े बड़े बिजनेसमैन को हाई इंटरेस्ट रेट पर लोन के रूप में दे रहा था। इसी का रिजल्ट ये निकलता है कि चंद सालों में ही एंड्रे का बैंक पूरे स्वीडन में छा चुका था। स्वीडन के हर बंदे का पैसा किसी न किसी तरह से SEB बैंक के पास था और इससे या तो वो प्रॉफिट कमा रहे थे या फिर लोन पे ऑफर कर रहे थे। कुल मिलाकर पूरी स्वीडिश इकोनॉमी कहीं ना कहीं SEB के कंट्रोल में थी। मगर वॉलेनबर्ग फैमिली इधर रुकने वाली नहीं थी, उन्हें और पैसा और पावर चाहिए था। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस सारे पैसे से स्वीडन की सारी बड़ी बिजनेस खरीद ली जाए और फिर वॉलेनबर्ग ने रेलवे से लेकर फैक्ट्रीज, शिपिंग पोर्ट्स, प्रेस, रियल एस्टेट, हर चीज में पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। स्वीडन की शायद ही कोई इंडस्ट्री हो जिसमें वॉलेनबर्ग के टैक्स ना लगे हों। स्वीडन की सारी इकोनॉमी, सारा पैसा, सारे लोग एक फैमिली के कंट्रोल में थे और ये कंट्रोल अब स्वीडन से निकलकर यूरोप और फिर पूरी दुनिया में फैलने वाला था। वॉलेनबर्ग फैमिली के इस बढ़ते हुए कंट्रोल को देखते हुए स्वीडिश गवर्नमेंट ने 1916 में एक लॉ भी पास किया था, जिसके अकॉर्डिंग कोई भी बैंक किसी भी कंपनी के लॉन्ग टर्म शेयर्स होल्ड नहीं कर सकता था। अब देखा जाए तो इस कानून से एक बहुत बड़ा सेटबैक वॉलेनबर्ग फैमिली को लगना चाहिए था और उनके कंट्रोल में भी कमी आनी चाहिए थी। लेकिन कमाल तो ये था साहब कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, उल्टा इसका भी इलाज वॉलेनबर्ग फैमिली के पास था। उन्होंने जल्दी ही इन्वेस्टर AB के नाम से एक नई कंपनी बनाई और SEB के अंदर जितनी भी कंपनी आई थी उनकी ओनरशिप इन्वेस्टर AB को ट्रांसफर कर दी। इसी का रिजल्ट ये हुआ कि अगले 20 सालों में इन्वेस्टर AB पावरफुल हो चुकी थी। अब पूरे स्वीडन की 40% वर्कफोर्स इस एक कंपनी के लिए काम कर रही थी। और फिर जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुई तो वॉलेनबर्ग फैमिली इस कश्मकश में थी कि वो दोनों ग्रुप में से किसको सपोर्ट करके प्रॉफिट बनाए। जाहिर तो साहब उनका मकसद केवल अपना प्रॉफिट था, इसलिए वॉलेनबर्ग फैमिली ने एक तरफ तो अमेरिका और ब्रिटेन को हैवी लोन देना शुरू कर दिया, तो दूसरी तरफ उन्होंने अमेरिका और ब्रिटेन की दुश्मन जर्मनी की भी सभी बड़े हथियार बनाने वाली कंपनी को खरीदना शुरू किया।
ताकि जर्मनी को वेपन्स की सप्लाई खत्म ना हो। अब ये सब वॉलेनबर्ग किसी चैरिटी के लिए नहीं कर रहे थे, बल्कि उन्होंने इन तीनों कंट्रीज से सीक्रेट एग्रीमेंट्स किए थे, जिसके अकॉर्डिंग वॉर खत्म होने के बाद एक तरफ जर्मनी SAB को फ्री ऑफ कॉस्ट जर्मनी में ब्रांचेस खोलने देगा, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका से भी वॉलेनबर्ग ने कई सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स किए थे। उन्हें कई स्पेशल रिलैक्सेशन भी दी गई थी। अब यहाँ एक चीज नोटिस करने वाली है, और वो ये कि वॉर सबसे बड़ी बिजनेस इंडस्ट्री की है और उसको चलाने वाले कभी नहीं चाहेंगे साहब कि दुनिया में अमन हो। अमेरिका अफगानिस्तान वॉर में भी ऐसे 10 लोग थे जो अरबपति बने थे। वहीं रशिया यूक्रेन वॉर में भी ऐसी रिपोर्ट्स लीक हुई हैं कि ये वॉर बिलियन ऑफ डॉलर्स की गेम है जो कि लोगों को अमीर बना रही है। इसलिए लोग चाहते हैं कि ये वॉर कभी खत्म ही ना हो। अब जिन कंट्रीज या ग्रुप से ये दोनों कंट्रीज हथियार खरीदते हैं, आपको क्या लगता है वो कभी चाहेंगे कि इन दोनों कंट्रीज में अमन हो? कभी भी नहीं। उनके बिलियन ऑफ डॉलर्स के हथियार पर कौन खरीदेगा? दोनों तरफ के आम लोगों को बेवकूफ बनाकर एक दूसरे का दुश्मन बनाया जाता है ताकि कुछ लोगों का धंधा चलता रहे। खैर, इससे नतीजतन अमीर पहले से ज्यादा और अमीर होता जा रहा है और गरीब हो रहा है। वैसे ये डबल गेम वॉलेनबर्ग ने भी वर्ल्ड वॉर 2 में की और अपनी वेल्थ को दिन दोगुनी रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ा पाए। और आप यकीन नहीं करेंगे साहब कि वॉलेनबर्ग्स अभी भी यही गेम खेलते आ रहे हैं। तब तो जब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया तो जहां सारे यूरोप ने रशिया पर टोटल सैंक्शंस लगा दी, वहीं वॉलेनबर्ग की 2 कंपनी रशिया को न्यूक्लियर प्रोग्राम्स के लिए जरूरी इक्विपमेंट सप्लाई करती रही। अब यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि 90% केसेस में हमने देखा है कि अमीर फैमिली तीसरी या चौथी जनरेशन में खत्म हो जाती है या फिर गरीब हो जाती है, लेकिन वॉलेनबर्ग के साथ ऐसा नहीं है, बल्कि ये फैमिली तो आज भी तेजी से ग्रो ही कर रही है और लंबे अरसे से सरवाइव कर पा रही है। 100 साल गुजर जाने के बाद भी ये यूरोप की सबसे पावरफुल फैमिली है। मगर ऐसा कैसे, ये सवाल सबके जहन में आता है। अगर आप भी ये सोच रहे हैं तो इसका जवाब ये है कि वॉलेनबर्ग फैमिली ने इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए ये हल निकाला कि किसी 1 या 2 बच्चों को सारा पैसा ट्रांसफर करने के बजाय वॉलेनबर्ग फैमिली की सारी वेल्थ एक फैमिली फाउंडेशन में जाती है और उस फाउंडेशन में फिर काफी सारे मेंबर्स डिफरेंट कंपनी को हैंडल करते हैं और इस तरह कोई एक फैमिली मेंबर पूरे वॉलेनबर्ग एम्पायर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। एक और रूल ये भी है कि फैमिली मेंबर को कोई कंपनी दी जाती है, उससे पहले 8 से 10 साल कंपनी में निचले लेवल पर इस पर काम करना होता है ताकि वो कंपनी के सारे प्रोसेस और वर्किंग प्रोसेस को जान जाए और अपनी वर्थ प्रूव करने के बाद ही उसे मैनेजमेंट रोल दिया जाता है। यही वो अप्रोच है जिसने इस फैमिली को आज भी जोड़कर रखा हुआ है और यही वो चीज है जो बाकी अमीर फैमिली करने से चूक गई थी। इसलिए कहीं ना कहीं उनका एम्पायर और लेगेसी दोनों खत्म होती चली गई। मगर वॉलेनबर्ग आज भी पूरे यूरोप को अपनी मुट्ठी में रखे हुए है और लंबे समय तक आगे भी ऐसे ही चलने वाला है। अब आपको इस पर क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे कुछ नए और दिलचस्प टॉपिक लेकर, लेकिन जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें।